छत्तीसगढ़ के सियासी अखाड़े में भूपेश वर्सेस रमन। और मोदी सरकार महंगाई पर अंकुश लगाने में जिस तरह से नाकाम साबित हुई है, उन्हें देखते हुए इस बात को स्वीकार करना ही पड़ेगा कि इन्हें सरकार चलाना नहीं आता। उनको तो इस बात का जवाब देना चाहिए कि छत्तीसगढ़ में 2.5 साल में आम व्यक्ति के जीवन कितना कष्टदायक हो गया है। इस रेट में सीमेंट नहीं बिका था 300 के आसपास, जो आज छत्तीसगढ़ में सीमेंट की कीमतों में वृद्धि हुई है। बड़े मुद्दों पर आमने सामने। 7 साल पहले प्रधानमंत्री मोदी जी कहते थे युवाओं का देश है, पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा युवा हिंदुस्तान में है, लेकिन आज वो समस्या बन गई। शायद भूपेश जी भूल गए हैं, आपातकाल के उस दौर में पकड़ के रात को घर से उठा के लोगों को नसबंदी कर दिया जाता, किसी के बच्चे हैं कि नहीं है ये नहीं पूछा जाता था। छत्तीसगढ़ के सियासी अखाड़े में इन दिनों मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पूर्व सीएम रमन सिंह आमने सामने हैं। राष्ट्रीय और राज्य के बड़े मुद्दों पर दोनों के बीच बार पलटवार जारी है। इस बार जुबानी जंग नागपुर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद शुरू हुई। दरअसल सीएम बघेल ने मीडिया के सामने महंगाई, जनसंख्या नीति समेत कई मुद्दों पर केंद्र सरकार को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार कॉरपोरेट हितैषी बनकर देश चला रही है, सिर्फ और सिर्फ सब कुछ बेच डालूंगा की नीति पर चल रही है। मुख्यमंत्री भूपेश ने कहा कि बीजेपी अकेले नहीं लड़ती, उनके साथ ईडी पार्टी, आईटी पार्टी और सीबीआई पार्टी भी लड़ती है। सीएम ने सिंधिया को उड्डयन मंत्री बनाने पर तंज कसा और केंद्र सरकार पर राज्यों के अधिकारों पर हस्तक्षेप करने के आरोप लगाए। रेल बेच रहे हैं, अब तो प्लेन बेच रहे हैं। अब प्लेन बेचने के लिए किसको दिए? जो एयर इंडिया का प्लेन है उसे बेचने जा रहे हैं। उस मंत्रालय को दिया सिंधिया जी को। एयर इंडिया का लोगो क्या है? महाराजा। तो वो कह रहा है कि महाराजा आइए, हम दोनों बिकाऊ हैं, एयरपोर्ट भी और सिंधिया जी भी। जैसे एक समय कहा जाता था पाकिस्तान में 11 प्लेयर नहीं खेलते क्रिकेट में, 2 उसके एम्पायर भी खेलते हैं, 13 खिलाड़ी खेलते हैं। तो उसी प्रकार से आज स्थिति ये है कि भारतीय जनता पार्टी अकेले नहीं लड़ती, बल्कि उसके साथ साथ एक आईटी पार्टी, एक ईडी पार्टी, एक सीबीआई पार्टी, ये भी लड़ती है। नागपुर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र को निशाना बनाया, तो रायपुर में पूर्व सीएम रमन सिंह ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अपनी असफलता छिपाने के लिए केंद्र पर दोषारोपण कर रही है। वहीं सिंधिया के मुद्दे पर पलटवार किया कि कांग्रेस में कोई भी स्वाभिमानी व्यक्ति नहीं रह सकता। सरकार चलाने में असफल होने के बाद अपनी असफलताओं को छुपाने के लिए नए मुद्दों को जनता को भ्रम में डालने का प्रयास भूपेश बघेल जी कर रहे हैं। उनको तो इस बात का जवाब देना चाहिए कि छत्तीसगढ़ में 2.5 साल में आम व्यक्ति के जीवन कितना कष्टदायक हो गया है। अब ये कांग्रेस के अंदर तो ये हालत है कि कांग्रेस के अंदर कोई स्वाभिमानी व्यक्ति रहने की स्थिति में नहीं है। जो तलवे चाटने की राजनीति कर सकता है वो ही कांग्रेस के अंदर टिक सकता है। कांग्रेस की नीति यही है कि उनकी पूरी पार्टी सिर्फ और सिर्फ सोनिया गांधी और राहुल गांधी के इर्द गिर्द सोचती है। इनका और कोई दूसरा ना सोच है ना एम। न केवल राष्ट्रीय मुद्दों पर दोनों नेता एक दूसरे पर हमलावर हैं, बल्कि राज्य के बड़े मुद्दों को लेकर भी हमले जारी हैं। ये प्रदेश नहीं बल्कि एक राष्ट्रीय समस्या है। पूरे देश में रासायनिक खाद के, खासकर डीएपी, यूरिया की भारी किल्लत है। भारत सरकार पूर्ति नहीं कर पा रही है। डिमांड पिछले साल की तरह इस साल भी भेजा गया है, लेकिन उसमें भी भेदभाव किया जा रहा है। यूपी और मध्य प्रदेश में खाद उपलब्ध नहीं है। सारे के सारे खाद 60% खाद व्यापारियों को दे दिया गया। सिर्फ और सिर्फ 30%, 25% खाद सोसाइटी के माध्यम से मिल रहा है। 15 साल मैंने देखा एडवांस लिफ्टिंग होती थी खाद की। आज खाद के लिए मारामारी हो रही है। ब्लैक में महंगे कीमत में लोगों को खाद खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। साफ है कि केंद्र में काबिज भाजपा से अगर कांग्रेस का कोई नेता दमदारी से टक्कर लेता नजर आता है तो वो है छत्तीसगढ़ में भरपूर जनाधार वाली सरकार चला रहे भूपेश बघेल, जो राज्य के हक से जुड़े मुद्दों पर तो केंद्र सरकार को जमकर घेरते ही हैं, साथ ही अक्सर राष्ट्रीय मुद्दों पर मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा करने से नहीं चूकते। ऐसे में उनके खिलाफ राज्य से रमन सिंह का मोर्चा खोलना स्वाभाविक है। बड़ा सवाल ये
इस वार पलटवार के दौर से क्या 2023 के पहले अपनी सियासी जमीन पक्की कर रहे नेता? रायपुर से सौरभ सिंह परिहार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। नमस्कार, मैं हूं शिरीष मिश्रा। छत्तीसगढ़ की बात में आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव का अभी वक्त है, लेकिन सियासी अखाड़े में सीएम बनाम पूर्व सीएम के बीच जुबानी जंग शुरू हो गई है। राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर सीएम भूपेश बघेल जहां लगातार केंद्र सरकार पर हमला कर रहे हैं, तो सीएम की तरफ से हुए हर प्रहार का जवाब देने के लिए सामने आ रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह। अब सवाल यह है, क्या 2023 के चुनाव के लिए छत्तीसगढ़ का सत्ता संग्राम शुरू हो चुका है? वार पलटवार और प्रतिक्रियावादी राजनीति पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं दो खास मेहमान। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे प्रखर वक्ता और विद्वान खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के चेयरमैन राजेंद्र तिवारी जी। तिवारी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से बेलतला से विधायक और तथ्यों के साथ विधानसभा में और चर्चाओं में अपनी बात रखने वाले रजनीश सिंह जी। रजनीश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो हम सीधे मुद्दे पर आ जाते हैं। जी नमस्कार। कल जिस तरह से भूपेश बघेल जी ने केंद्र सरकार पर अलग अलग बातों को लेकर हमला किया, जनसंख्या को लेकर जो कानून आ रहा है उत्तर प्रदेश में उसको लेकर, उसके अलावा जो एयर इंडिया के बिकने की बात को सिंधिया जी के साथ जोड़कर, और इस तरह से एक चूँकि भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व पर और बड़े राज्य पर सीधा हमला था, तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ से किसी को प्रतिक्रिया देनी थी तो डॉक्टर रमन सिंह जी सामने आए और उन्होंने सरकार पर हमले किए, नसबंदी के दौर की याद दिलाई और बताया किस तरह से उस समय युवाओं को या जो कुंवारे लोग थे उनकी भी नसबंदी हो जाती थी। एक तरह से कटाक्ष था सीएम की बात पर। साथ में उन्होंने एक बात और जोड़ी कि सरकार चलाने में असमर्थ होने के कारण इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। अब देश में सबसे बड़े संख्या बल के साथ जीतने वाली पार्टी के सीएम पर यदि इस तरह का आरोप लगेगा तो उनकी पार्टी की क्या प्रतिक्रिया होगी, और ये डॉक्टर रमन सिंह बखूबी समझते हैं। तो क्या ये जो डॉक्टर रमन सिंह का जो बयान है उसको ये माना जाए कि 2023 के चुनाव में अपनी पार्टी के अंदर नेतृत्व के रूप में खुद को सामने लाने के लिए और पूरी पार्टी का और प्रदेश के लोगों का ध्यानाकर्षण अपनी ओर लाने के लिए डॉक्टर रमन सिंह ने ये बयान दिया है? तिवारी जी, आपसे सवाल है। डॉक्टर मिश्र, आपने जो विषय रखा है वो प्रत्येक विषय जितना आपके इंट्रो में था उसमें प्रत्येक में खासी परिचर्चा हो सकती है, मगर आपने जिन बिंदुओं पर और खास तौर से जो आपका इंट्रो था वो मैं उस पर आपका भी ध्यान आपके माध्यम से सारे लोगों का ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगा। आपने ये बात जो कही कि भूपेश बघेल जी राष्ट्रीय स्तर की ऐसी बातें कर रहे हैं जो छत्तीसगढ़ की मिट्टी से फिजाओं में उछलती है, ये बात बिल्कुल सही है। ये मैं इसका उदाहरण भी देना चाहूंगा। अचानक आपने कहा तो मेरे दिमाग में बिजली कौन थी। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस समय इनके पितृपुरुष, इनके आदर्श सावरकर जी की शताब्दी मनाई जा रही थी, उस समय भूपेश बघेल जी ने सावरकर जी के बारे में ये कहा था कि किस तरह से 11 बार उन्होंने माफी मांग करके अंग्रेजों से मुक्ति पाने का काम किया, किस तरह से उनको 1 तोला वजीफा के रूप में मिला करता था। बाद में पूरा राष्ट्रीय स्तर पर वो चर्चा का विषय बना। खैर, बहुत सारी बातें हैं। मैं अभी जो फिलहाल बातें हुई हैं उस पर बताना चाहूंगा कि जिस समय कोविड हुआ तो केंद्र की सरकार अलग अलग विभागों से निर्देश जारी करती थी कि फला विभाग कोविड के अंतर्गत इस तरह के नियमों का पालन करे, राज्य सरकार को भेजा करती थी। भूपेश बघेल जी ने अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी को बुला करके कहा कि भाई इतने सारे विभाग केंद्र सरकार के यहां पर आते हैं, अब हम उसकी प्रति हर संबंधित विभाग को भेजें, इसमें तो बहुत समय लगेगा। इसकी बजाय ज्यादा अच्छा यह है कि केंद्र सरकार ने जितने निर्देश दिए हैं अलग अलग, उन सबको एक पत्ते में समाहित किया जाए और उसको सर्कुलर के माध्यम से कलेक्टरों को भेज दिया जाए कि इस तरह से ये केंद्र सरकार का निर्देश है अलग अलग विभागों के लिए जो एक पत्ते में है, उसका पालन किया जाए। तो ये छत्तीसगढ़ से चालू हुआ
और मजे की बात यह है, मैं प्रामाणिक बात करता हूं आपके चैनल में, उसको वो जब उसकी प्रति भारत सरकार के पास पहुंची तो भारत सरकार ने उसमें मेड इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लगाया और उसको पूरे हिंदुस्तान में सर्कुलेट किया। ये प्रामाणिक बात है। इसके बाद में भूपेश बघेल जी ने एक बात उठाई थी कि भाई 18 साल से ऊपर के लोगों को टीका लगना चाहिए। ठीक है, 45 साल से ऊपर के लोगों को लग रहा है, भारत सरकार ने घोषणा किया है, मगर 18 साल से ऊपर के लोगों को भी लगना चाहिए। और येन केन प्रकारेण फिर भारत सरकार ने उस बात को माना और अंततः वो 18 से लेकर के 44 साल के उम्र के लोगों को भी टीकाकरण प्रारंभ हुआ, जिसमें भूपेश बघेल जी अग्रणी थे। उन्होंने कहा कि अगर भारत सरकार पैसा देगी तो ठीक है, नहीं तो हम अपने जेब से पैसा देंगे। टीके की बहुत कमी थी, इसलिए उन्होंने एक व्यवस्था की थी कि पहले गरीब लोगों को लग जाए और उसके बाद में जब टीका ज्यादा आएगा तो फिर सामूहिक रूप से सभी को लगा दिया जाएगा, नहीं तो भगदड़ मचेगी। तो ये बात तो सही है कि भूपेश बघेल जी जो सवाल उठाते हैं वो राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बनता है। जैसे अभी जनसंख्या के मामले में उन्होंने कही डॉक्टर मिश्र उल्लेखनीय बात, और आपने भी उसको उद्धृत किया, और उसका जो जवाब दिया है डॉक्टर रमन सिंह जी ने, डॉक्टर रमन सिंह जी ने जो कहा है, मैं तो कबीर की वो पंक्ति दोहराना चाहूंगा कि अपने बारे में कि मैं कहता हूं आंखन देखी, तू कहता कागज की लेखी। जिस समय जनसंख्या वृद्धि हो रही थी हमारे यहां, जब भारत को आजादी मिली तो 33 करोड़ का पॉपुलेशन था हमारे यहां। 1975 में जब संजय गांधी के नेतृत्व में 5 सूत्री कार्यक्रम लागू किया गया था, उस समय भारत की आबादी 63 करोड़ 31 लाख थी, और आज करीब करीब 139 करोड़ की आबादी को स्पर्श करने हम जा रहे हैं। तो जब इमरजेंसी लगी थी, 1975 का समय था, उन दिनों में यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष था और संजय गांधी के नेतृत्व में युवा कांग्रेस को बड़ी मान्यता प्राप्त थी। 5 सूत्री कार्यक्रम उस समय कांग्रेस ने घोषित किए थे युवकों के लिए, और 5 सूत्री कार्यक्रम कौन से, वो आज भी प्रासंगिक हैं डॉक्टर मिश्र। पहला था जनसंख्या वृद्धि जो हो रही है उसको रोका जाए, परिवार नियोजन किया जाए। दूसरा, पर्यावरण के दृष्टिकोण से वृक्षारोपण किया जाए। हालांकि शब्द पे आपत्ति किया कि वृक्षारोपण नहीं होता, पौधारोपण होता है, मगर उस समय शब्द था वृक्षारोपण किया जाए, जो आज भी चल रहा है। इसके बाद में दहेज उन्मूलन किया जाए, रक्तदान किया जाए। ये सारे विषय जो उस समय कांग्रेस ने दिए थे वो आज भी प्रासंगिक हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि मैं प्रत्यक्षदर्शी हूं इन सारी घटनाक्रम का। मेरे ऊपर जब 1977 में केंद्र में कांग्रेस की सरकार पराजित हुई, इंदिरा जी पराजित हुई, तो बहुत से मुकदमे चले, मगर नसबंदी को लेकर के एक भी मुकदमा नहीं चला कि किसी की जबरदस्ती पकड़ करके नसबंदी की गई। दुर्भाग्य ये था, इमरजेंसी लगाना तो बहुत बड़ी गलती थी, जिसके लिए कांग्रेस ने माफी भी मांगा, और उसके पीछे सबसे बड़ी गलती ये हुई कि जो सेंसरशिप की गई, तो जैसे ही चुनाव की घोषणा की इंदिरा जी ने और सेंसरशिप हटाया, तो जो विरोध पक्ष के लोग झूठ बोलना चालू किए उसको आम जनता ने विश्वास कर लिया और मान लिया। जैसे आजकल इनका एक सूत्री कार्यक्रम चल रहा है, झूठ बोलो। तो 77 में 18 मार्च को रायपुर में चुनाव हुए थे, 18 मार्च की घटना हुई थी, 19 मार्च को चुनाव हुए थे 1977 में। तो जो भी झूठ कहा, और एक तरफा बात हो रही थी, जब विरोधी पक्ष के लोग छूट करके आए तो उसको ये माना गया। बाद में जब जांच हुई तो ये बात पूरी तरह से झूठी साबित हुई कि जबरदस्ती पकड़ करके नसबंदी की गई। तो ये तिवारी जी, थोड़ा सा विस्तार हो रहा है, समय की कमी रहती है इस कार्यक्रम में, उतना समय नहीं होता कि हम बहुत विस्तार से जा पाए। जिन मुद्दों पर कल बात हुई है, कहा कि प्रत्येक सब्जेक्ट लंबे विषय का है जी। चलिए, हमारे साथ रजनीश सिंह जी भी हैं। रजनीश जी, तो आप जनसंख्या के मामले में भूपेश बघेल जी ने जो कहा है वो समझने की आवश्यकता है। उन्होंने ये कहा कि भाई जनसंख्या नियंत्रण तो होना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है, मगर आप बलात् किसी पर आरोपित मत करिए। बलात् आरोपित, जैसे अब नोटबंदी कर दिया बलात् आरोपित, उसका दुष्परिणाम क्या हुआ? लोगों को जागरूक कीजिए, लोगों को इस बात के लिए तैयार। चलिए, हमारे साथ रजनीश सिंह जी भी हैं। रजनीश जी, आपने राजेंद्र तिवारी जी को भी सुना होगा, डॉक्टर रमन सिंह जी को भी सुना है, भूपेश बघेल जी को भी सुना है। क्या लगता है आपको 2023 के लिए आपकी पार्टी के जो नेता हैं डॉक्टर रमन सिंह, वो अपने आप को भारतीय जनता पार्टी के एकमात्र नेता के रूप में प्रदेश में सामने लाना चाहते हैं, और भूपेश बघेल जी कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व के रूप में आगे बढ़ने की दिशा में काम कर रहे हैं? क्या लगता है आपको? मैं मिश्रा जी, मैं दोनों बातों का जवाब देता हूं। मैं
माननीय राजेंद्र तिवारी जी को बड़ा स्वागत करता हूं। आज उन्होंने आपका ये आज का हेडलाइन था आज कि कमलनाथ हो सकते हैं कार्यकारी अध्यक्ष, और ये हेडलाइन सुनते साथ मैं तिवारी जी का बात सुन रहा था। पूरा कांग्रेस पार्टी को और गांधी परिवार को कटघरे में भी खड़ा किए और भूपेश बघेल जी को भी महिमा मंडित किए। मैं बधाई भी देता हूं कि यदि छत्तीसगढ़ से कोई राष्ट्रीय नेतृत्व बनता है कांग्रेस में तो हम सबको उसके लिए स्वागत करना चाहिए। शायद वही लाइन ले रहे थे। पूरा उन्होंने आपातकाल का जिक्र किया और आपातकाल को महिमा मंडित भी किया कि उस समय जनसंख्या नियंत्रण के लिए किया गया था और क्या क्या किया गया था वो ठीक से आ नहीं पाई। उनको 2021 में याद आ रहा है, 40 साल उसके बाद भी इनकी सरकार रही। एक बात और उन्होंने कोट किया कि 18 साल से कम उम्र की बात माननीय भूपेश बघेल जी ने कही वैक्सीनेशन के लिए। अभी तक तो हम सुनते आए थे कि राहुल जी ने कहा है, राहुल जी ने कहा है, लेकिन आज हमको समझ में आया कि बात भूपेश बघेल जी ने कहा था, जिनको माननीय मोदी जी को मानना पड़ा। पहली बार इनके दिमाग में आया छत्तीसगढ़ सरकार के कि 18 साल के ऊपर वालों को भी वैक्सीन लगना है। रजनी जी, वाह 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 तिवारी जी, जी रजनी जी, राहुल गांधी जी ने कहा था, उसी बात पे आ रहा हूं। सुनिए रजनी जी, एक मिनट मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि राहुल गांधी जी ने कहा था, लेकिन भूपेश बघेल जी ने मेरे ही कार्यक्रम में इस बात का उल्लेख किया था कि उन्होंने इस बात के लिए केंद्र सरकार को पत्र लिखा है, जो पत्र मीडिया ने भी छापा था। और उसके 3 दिन बाद फिर केंद्र सरकार ने इस बात की घोषणा की थी कि 18 से 44 वर्ष के लोगों के लिए वैक्सीनेशन होगा। यह बात बिल्कुल सच है। आप अपनी बात को कंटिन्यू कर सकते हैं। देखिए मिश्रा जी, मैं मिश्रा जी वो कार्यक्रम में कहे थे, वो बात को मैं नहीं नकार रहा हूं। अभी तिवारी जी ने कहा कि भूपेश बघेल जी के राय को मान के, उनके राष्ट्रीय जो विचार है उनको जान करके हुआ है। तो पहले तो ये अभी तय कर लें कि राहुल जी ने पहले कहा था कि भूपेश जी ने कहा था। और रही बात दूसरी बात की जनसंख्या नियंत्रण की बात है, तो उन्होंने खुद बयान कर दिया कि आपातकाल कितनी बड़ी इस देश के लिए आपदा थी जो आज भी हम सब भुगत रहे हैं। और उसके बाद माननीय रमन सिंह जी को कोई ये दिखाने की जरूरत नहीं है, इस राज्य के 15 साल मुख्यमंत्री रह चुके हैं, आज भी हमारे बड़े नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी में सामूहिक नेतृत्व रहता है। लेकिन माननीय भूपेश बघेल जी छत्तीसगढ़ की सरकार, जो केंद्र सरकार को जो उन्होंने कहा कि घेरने की, चाहे वैक्सीन के मुद्दा हो चाहे लॉकडाउन का मुद्दा हो, अरे आखिर आपको लॉकडाउन करना पड़ा ना, अभी भी लॉकडाउन जारी है, लॉकडाउन का विरोधी थे। वैक्सीन के ऊपर क्या क्या आरोप लगाए, अब वैक्सीन नहीं है करके आप ही लोग चिल्ला रहे हो। तो कुल मिला करके ये सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए है। केंद्र सरकार से इनको लगता है कि अभी कांग्रेस में, ये बात तो आप भी अच्छे से आपको लगता होगा, शायद मुझको ऐसा लगता है मिश्रा जी कि कांग्रेस में राजनीतिक शून्यता है। अब भूपेश बघेल जी और हमारे जो राजेंद्र तिवारी जी जैसे लोग हैं उनको राष्ट्रीय स्तर के नेता बनाने में लगे हैं, अच्छी बात है, मेरी शुभकामनाएं हैं। और इसलिए वो जब से सरकार में आए हैं, धान खरीदने में नहीं हो रहा है तो एसी बस में दिल्ली जाएंगे घेरने, बोरा नहीं मिल रहा है तो जाके बोरा के लिए मिल में सामने में हड़ताल करेंगे, वैक्सीन नहीं मिल रहा है, बड़ी बड़ी बात कर देते हैं, 18 साल को फ्री में मैं वैक्सीन कराऊंगा, फिर हाथ पांव फूलने लगता है और वो भी बंद कर दिया जाता है। तो ये कुल मिला के कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से जो 2.5 साल में इनकी अकर्मण्यता है, जो असफलता है, छत्तीसगढ़ के लोगों ने जो महसूस कर लिया है, उसको छिपाने के लिए, उसको दूर करने के लिए। चलिए राजेंद्र तिवारी जी कुछ कहना चाह रहे हैं। तिवारी जी संक्षिप्त में अपनी बात कहें, मुझे ब्रेक पर जाना है। छत्तीसगढ़ के सब लोग समझ, हाँ नहीं, मैं जल्दी बोलना चाहूंगा रजनी जी की बात का जवाब देना। 1 मिनट का समय आपके पास। बात में कोई शक नहीं है कि केंद्र की सरकार छत्तीसगढ़ के साथ में, खासतौर से छत्तीसगढ़ के किसानों के साथ में पूरी तरह से सौतेला व्यवहार कर रही है। हमने 92 लाख टन धान खरीदने का काम किया। केंद्र की सरकार ने वायदा किया था कि 60 लाख टन चावल खरीदेंगे। उसका ये बताइए ना, हम 2500 रुपए सौतेला व्यवहार कर रहे हैं, इसको बताइए ना तिवारी जी। उन्होंने खरीदने से मना किया। नहीं, आप 2500 दिए थे तो केंद्र सरकार से पूछ के लिए थे। मैं बोल रहा हूं ना, उसको सुन लीजिए और उसके बाद जवाब दीजिए। 12 लाख टन हमको खाद की जरूरत है और इन्होंने मात्र आधे से भी कम दिया है। बोरे की बात की उन्होंने, बारदाना इन्होंने 4.5 लाख गठान देने का दिया थे ऑर्डर, और 1 लाख कब ऑर्डर दिया था? दिया है। प्रामाणिक बात कर रहा हूं मैं।
हर तरह से केंद्र कब दिए थे ऑर्डर? छत्तीसगढ़ कब दिए थे? सौतेला व्यवहार किया है। 30,000 तिवारी जी, हमारा अभी भी आप इस बातों में रहेंगे, फंस जाएंगे। तो हर तरह से जालिम मेरा सबर आजमा ले, तेरे हर सितम से मुझको नए हौसले मिले हैं। चलिए, दोनों अतिथियों से एक अनुरोध है कि समय की कमी है, संक्षिप्त में अपनी बात कहेंगे। राजन जी, जो मेरा सवाल था, मूल सवाल ये था कि क्या ये 2023 के चुनाव का पूर्वाभ्यास हो रहा है, या आपकी पार्टी के जो नेता हैं भूपेश बघेल जी, उनको दिल्ली के एक बड़े नेता के रूप में, देश के बड़े नेता के रूप में प्रोजेक्ट करने की तैयारी चल रही है? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है डॉक्टर मिश्र की, जो राजनीतिक दल के लोग होते हैं उनके लिए प्रतिदिन एक परीक्षा होती है, और भूपेश बघेल जी ने जिस दिन से कार्यभार संभाला है उस समय से लेकर के हम 2 उपचुनाव, विधानसभा का हम जीते, फिर नगर निगम के, नगर पंचायत के, इन सारे चुनाव में हम चुनाव से फारिग तो हुए नहीं। अभी कुछ दिन पहले मरवाही का चुनाव हुआ, तो इन सारे चुनावों से फारिग होकर के हम अपनी जिम्मेदारी का काम करते रहते हैं। और जहां तक भूपेश बघेल जी को राष्ट्रीय परिवेश में स्थापित करने की बात है, तो ये जरूर है कि वो इतने ज्यादा विवेकशील है, इतने ज्यादा मेहनत करते हैं कि अगर राष्ट्रीय स्तर पर हमारा आला कमान उनको तवज्जो देता है तो ये हम सब छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए गर्व की बात है। हमको भी अच्छा लगता है कि हमारे प्रदेश का मुखिया चुनाव प्रचार करने के लिए भी जाता है और उनकी बात को गंभीरता से सुना और माना जाता है और उस पर अमल किया जाता है। मैं बेअदबी नहीं करना चाहता, मगर नम्रता से कहना चाहूंगा कि डॉक्टर रमन सिंह जी यद्यपि उपाध्यक्ष हैं राष्ट्रीय परिवेश में, मगर उनकी बात ना सुनी जाती है ना मानी जाती है। एक चयन करके आए थे, उसको 3 महीने में हटा दिया उत्तराखंड में उस मुख्यमंत्री का। चलिए, मैं रजनीश जी के पास जाना चाहूंगा। रजनीश जी, आपका क्या कहना है? जिस तरह से राजन तिवारी जी कह रहे हैं कि राजनीति में हर दिन परीक्षा होती है, और यदि केंद्रीय नेतृत्व उनकी पार्टी का चाहता है कि भूपेश जी का इस्तेमाल झारखंड, बिहार, असम, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में भी जब लोकसभा चुनाव चल रहे थे तो मध्य प्रदेश में भी उन्होंने चुनाव प्रचार किया था, तो लगातार पार्टी उनका इस तरह से उपयोग कर रही है। लेकिन आपकी पार्टी के जो नेता हैं डॉक्टर रमन सिंह, जैसा कि उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, लेकिन पार्टी उस तरह से उपयोग नहीं कर रही, और प्रदेश में भी 15 साल सीएम रहने के बाद भी पार्टी उनको उस तरह से प्रोजेक्ट नहीं कर रही जिस तरह से किया जाना चाहिए 2023 के चुनाव के लिए। मिश्रा जी, मैं चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी इसी भ्रम में रहे, इसी भ्रम में 2.5 साल और जिए। और जो बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं ना, बिहार गए, क्या हश्र हुआ, थोड़ा सा पढ़ लेंगे, अभी समय नहीं, आप भी बोले हैं कि कम समय में बोलें। असम में क्या हश्र करके असम में आए, यूपी में क्या हुआ, गुजरात में क्या हुआ, अभी फिर यूपी जाएंगे, यूपी में फिर बड़े बड़े अंडा लेके आएंगे। तो जो हश्र हो रहा है, इनको मुबारक, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, जहाँ जा रहे हैं झंडा फहरा रहे हैं, बड़े बड़े अंडा बना के आ रहे हैं, तो इनको मुबारक हो। भारतीय जनता पार्टी के माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, पार्टी हमारी जहां जहां उपयोगिता रहती है सबको काम में लगाती है, और ये उसी मुबालते में रहे। और 15 साल मुख्यमंत्री रहे हैं, 2.5 साल में हाफने लगे। आपके अभी खाद की बात कर रहे थे, तिवारी जी सुन लीजिए मेरी बात, आप खाद की बात कर रहे थे ना, आपके वरिष्ठ मंत्री क्या लिखता है, पत्र व्यवहार करना पड़ता है कि व्यापारियों की बात कुछ और रहना चाहिए, सोसाइटी। जो आज के कार्यक्रम का चर्चा का विषय था वो 2023 के चुनाव के लिए क्या सत्ता संग्राम शुरू हो गया है, तो निश्चित रूप से शुरू हो गया। जिस तरह से डॉक्टर रमन सिंह जी सामने आ रहे हैं, भूपेश बघेल जी भी जिस तरह से आक्रामक रुख अपनाए हुए हैं, अब देखने वाली बात होगी कि 2023 में क्या परिदृश्य बनकर उभरता है। इस चर्चा में भाग लेने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।